नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आज तो एक से बढ़कर एक मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कुछ भारी कमेंट किया है, उसको देखेंगे हम लोग। इसलिए बोला है क्यों ना कुछ जातियों को निकाल देना चाहिए इन रिजर्वेशन के लिस्टों से। उसके अलावा यूसीसी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कल वहाँ पर असेंबली में यूसीसी को रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गंभीर रूप से चर्चा हो रहा है पूरे देश में, इसको भी देखेंगे हम लोग। उसके अलावा एनसीपी, अजीत पवार गुट को क्या दे दिया गया है, एनसीपी, रियल एनसीपी का दर्जा दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा नीतीश डिवाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नीतीश डिवाइस क्या है ये भाई? उपकरण। इस उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल का उपकरण है ये, और बिहार स्पेशल का न्यूज़ है। उपकरण क्या होगा, बिहार में इसको इन्वेंट किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है आज। हेडलाइन तो एक तो उत्तराखंड वाला ही है कि भाई उत्तराखंड टेबल यूसीसी बिल इन असेंबली। कल पहली बार असेंबली में लाया गया है उत्तराखंड में। कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। रंजना प्रकाश देसाई समिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस समिति ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। और क्या ये देश का पहला राज्य होगा? गोदी मीडिया में तो नाच रहे हैं कि देश का पहला राज्य है, पहला राज्य नहीं। इससे पहले गोवा राज्य में यूसीसी लागू है। संसद टीवी का डिबेट देखा कीजिए, या अलग अलग जो सरकार के गवर्नमेंट के टीवी हैं, संसद हो गया, लोकसभा तो अब ख़त्म ही कर दिया गया। संसद टीवी के डिबेट बहुत ही यूजफुल होते हैं आपके लिए, उसको ज़रूर देखा कीजिए। दोनों डिबेट को, एक तो आता है विशेष और एक डिबेट का आता है, वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। उसके अलावा देखिए क्या है, एमपी के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है। ये बहुत ही दुखद घटना कल घटित हुई है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तमिलनाडु बैक केरला केस, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु केरल गवर्नमेंट के बीच भारी मुकदमा चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? वित्तीय स्ट्रक्चर को लेकर सेंट्रल और केरल गवर्नमेंट के बीच में विवाद चल रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के वित्त को ढांचा को कमजोर करती है। इस पर विवाद चल रहा है, केस चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सा बोला है कि केरल गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को राजकोषीय प्रबंधन के मामले में देश का सबसे खराब राज्य की श्रेणी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कहाँ पर तथ्य दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया है। अब केरल गवर्नमेंट को बैक कौन कर रहा है? तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने अपना समर्थन जताया है। उसके अलावा कर्नाटक की सरकार, अब सुनिए जरा ध्यान से, कर्नाटक की सरकार ने एक ऐलान किया है। क्या है ऐलान? इसी पेपर में मैं दिखाता हूँ। प्रचार करके ऐलान किया है। अद्भुत है अपने देश के नेता और पार्टियाँ। देखो क्या लिखा हुआ है, माई टैक्स माई राइट, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर पर 7 फरवरी से क्या होने वाला है? विरोध प्रदर्शन आज से होने वाला है। कहाँ पर? दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो दक्षिण के 3 बड़े राज्य कौन कौन से बंधुओं? दक्षिण भारत हो गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, चोल चेर पांड्य, है ना? इसी तरीके के तीनों थे ना उस समय भी। तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वित्तीय ढांचे में सुधार को लेकर, टैक्स में बंटवारे में सुधार को लेकर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी सीधा सीधा सा आरोप लगाया है कि प्री जीएसटी पीरियड और पोस्ट जीएसटी पीरियड, जीएसटी के पश्चात हमारे राज्य का 20,000 करोड़ का ऑन एन एनुअल डिफिसिट हो रहा है, कम हो रहा है। 20,000 करोड़ का कौन बोल रहा है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा आरोप लगाया। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। ऐसा बोल रही तमिलनाडु की गवर्नमेंट। ठीक है भाई, बोलने दो। सेंट्रल और राज्यों के बीच में खींचातानी तो होता ही रहता है। केंद्र और राज्य संबंध अगर आपने पढ़ा होगा तो कौन कौन से मुद्दे होते हैं केंद्र और राज्य संबंध के जो विवाद उत्पन्न करते हैं? पहला होता है सेंट्रल पुलिस फोर्स का राज्य में उपस्थिति। दूसरा होता है टैक्स और वित्त को लेकर जो विवाद होता है वो, तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा हो गया राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन को लेकर होती है वो। चौथा कौन सा हो गया? आईएएस आईपीएस को लेकर विवाद होता है केंद्र और राज्यों के बीच में कई बार। ये सब क्या बता रहा हूँ मैं? ये सब केंद्र और राज्य संबंधों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे आज से नहीं है, आज़ादी के पश्चात से हैं। आगे बढ़ते हैं इन सब विवादों के, यूसीसी को पढ़ते हैं। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, एससी रिजर्वेशन, बड़ा ही भारी बात बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एससी वर्ग में जो समृद्ध लोग हैं उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है?
बिल्कुल सही। मेरे शब्द नहीं है, मेरे पे मत भड़कना आप, मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। ओबीसी रिजर्वेशन में से भी क्यों ना कुछ जातियों को हम निकाल दें। एससी रिजर्वेशन में जो आईएएस आईपीएस बन गए हैं या सरकारी नौकरी में काफ़ी दिनों से हैं, अच्छे शहर में रहते हैं, उनको कौन सा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को देखेंगे और संवैधानिक पीठ ने कमेंट किया है, पंजाब राज्य का उदाहरण देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं यूसीसी से। ओके, यूसीसी को इतना डिटेल में आज हम लोग कवर करेंगे कि इसके बाद कभी फिर से हमें कवर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। यूसीसी उत्तराखंड विधेयक पास कर दे या कुछ भी हो, हमें इसको अच्छे से आज ही कवर कर देना है। ठीक है, देखिए क्या है। उत्पत्ति और इतिहास की बात करें, औपनिवेशिक भारत ब्रिटिश सरकार के वर्ष 1835 की रिपोर्ट में अपराध साक्ष्य और अनुबंध संहित भारत कानून में एक समान संहिताकरण का आह्वान किया गया था। कब? 1835 के रिपोर्ट में ये चीज़ बोला गया था कि संपूर्ण भारत के लिए एक ही कानून को लागू कर देना चाहिए। अक्टूबर 1840 में लेक्सी लॉ की रिपोर्ट ने सुझाव दिया, हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को संहिताकरण से बाहर कर देना चाहिए। अगर हिंदू मुस्लिम के ये व्यक्तिगत कानून को उसमें बाहर नहीं करके समान नागरिक का कानून को लागू कर देते तो आज देश में सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डिवीज़न नाम का कोई चीज़ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड ये कर ही नहीं पाते। ओके, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन आगे बढ़ा, हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए 1941 में BN राव समिति का गठन किया गया। ये सब ध्यान रखना गुरु, पीटी फैक्ट है। इस गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1956 ईस्वी में। अब संविधान सभा में क्या बहस हो रहा था इसको लेकर, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूसीसी को लिखोगे, मान लीजिए इस पर आपसे निबंध ही पूछ लिया जाएगा, निबंध पूछा जा सकता है, निबंध के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर? आपको रेफरेंस इन्हीं लोगों का देना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, संविधान सभा में भारी बहस हुआ, जहां सरदार पटेल के नेतृत्व में मतदान हुआ और 5-4 के अनुपात बहुमत मिला, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार पर उपसमिति ने निर्णय लिया कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसको कहाँ पर डाल दिया गया? मौलिक अधिकार में नहीं शामिल करके DPSP में डाल दिया गया कि हम तो ये काम नहीं कर रहे हैं बंधुओं, आने वाले युग जो हमारी पीढ़ियाँ जो होंगी वो ये काम को कर ले जाएंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन इसे तब तक स्वैच्छिक रहना चाहिए जब तक कि राष्ट्र इसे स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार ना हो जाए। क्या हमारा राष्ट्र आज सामाजिक रूप से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? समान नागरिक संहिता को, समान नागरिक संहिता को आमतौर पर केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड करके देखा जाता है, जबकि ये सभी धर्म, पारसी से लेकर सिख से लेकर और जो भारत में बहुत सारे धर्म है, दुनिया का हर धर्म भारत में एग्जिस्ट करता है, उन सभी धर्म संप्रदायों पर लागू होगा। ये क्या है भाई? भारत में समान नागरिक संहिता की हम लोग बात क्या करते हैं? देखिए भारत में फौजदारी का मतलब आपराधिक कानून एक ही है भारत में, आपराधिक कानून भारत में एक ही है, आपराधिक कानून भारत में एक ही है। लेकिन सिविल कानून का तात्पर्य होता है विवाह विच्छेद से संबंधित, और उसके बाद से संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित, महिलाओं की इशू से संबंधित, विवाह के एज को लेकर संबंधित, इन सब चीज़ों को लेकर सिविल जो मुकदमे होते हैं उसमें समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। अपराध में तो मर्डर करेगा, हिंदू करेगा, मुस्लिम करेगा, सिख करेगा, पारसी करेगा, सबको एक ही सज़ा मिलती है। लेकिन सिविल में अलग अलग हो जाता है, जहाँ पर संपत्ति उत्तराधिकार के मामले मुस्लिमों के लिए अलग होते हैं, हिंदुओं के लिए अलग होते हैं, पारसियों के लिए अलग होते हैं। सिख के लिए अलग नहीं होता, क्योंकि सिख, बौद्ध और जैन हिंदू धर्म के तहत शामिल होते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बुद्धिज्म जो है वो भी हिंदू धर्म के तहत शामिल है, संविधान जब से बना है तभी से शामिल है। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अनुच्छेद 44 में रखा गया था। ये ध्यान में रखिएगा। भारत विवाह, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल लॉ के विषय समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची में आते। इसीलिए उत्तराखंड राज्य सरकार, गोवा सरकार या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी सोच रही है कि यूसीसी को लागू किया जाए। अगर उत्तर प्रदेश लागू कर देते, देश के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला अगर राज्य लागू कर देता है, तो मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या हैं? चुनौती इसमें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, उनके कुछ अपने रीति रिवाज हैं भाई। उसके अलावा दक्षिण भारत के पारसी समुदाय हो सकते हैं बम्बई के, या फिर और जो अलग अलग समुदाय हैं, वो हिंदू धर्म में भी अलग अलग समुदाय हैं, पारसी में भी अलग अलग हैं, सिख में भी सिख तो हिंदू में ही आ गया, ईसाई में, हाँ ईसाई में बोलना चाह रहा था, ईसाई में भी 2-3 तरीके के ईसाई हैं जिनके नियम, कानून और संहिता अलग अलग हैं।
उन सभी को एक करके एक कानून के तहत लाना थोड़ा कठिन काम जरूर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझसे पूछे तो नितांत जरूरी काम है, कर देना चाहिए इसको। समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क क्या है? विविधता में एकता का जश्न मनाना। यह व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के आधार पर भेदभाव और विरोधाभास को दूर कर सभी नागरिकों के लिए एक कानून, एक देश, एक परिवार, एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही का घर है, यहाँ पर घर में सभी के लिए कानून एक ही होता है कि नहीं होता है ना? तो देश में भी सभी के लिए ऐसा ही होना चाहिए, हर मुद्दे के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और महिलाओं को सशक्त बनाना। सामान्य तौर पर माना जाता है कि जितने भी दुनिया के धार्मिक कानून हैं, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी में जितने भी धार्मिक कानून आज तक बनाए गए हैं, हिंदू धर्म में तो जातिगत रूप से भी, बाकी धर्म में महिलाओं के लिए विशेष रूप से क्या होता है, ये कानून पुरुष के पक्ष में झुके होते हैं, महिलाओं को इसमें अधिकार कम दिए जाते हैं। तो यूसीसी जैसे जो प्रगतिशील कानून होंगे, ये क्या करेंगे? महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, जिसमें विभिन्न व्यक्तिगत कानून, बहुविवाह और समान विरासत, महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण दमनकारी प्रथाओं को समाप्त कर लैंगिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी बहुत ज़रूरी है। कानूनी दक्षता के लिए सरल बनाना। अलग अलग कानून भ्रम फैलाते हैं। और मान लीजिए कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की शादी करते हैं, तो कौन सा कानून लगाओगे आप? मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का शादी करता है, तो फिर क्या कानून लगाओगे आप? बताइए, है ना? एक यूसीसी विभिन्न कानूनों को एक ही कोड में समेकित और सुसंगत बनाकर कानूनी ढांचे को सरल बनाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोड क्या क्यों कहा जाता है बंधुओं? कोड होता है कई सारे कानूनों का एक गुच्छा। बहुत सारे कानून को इकट्ठा कर देंगे तो वो एक हो जाएगा कोड। जैसे आपने सुना होगा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी कोड, क्योंकि उसमें बहुत सारे कानून एक जगह इकट्ठे हैं। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इससे अस्पष्टता बढ़ेगी, कार्यान्वयन में आसानी होगी, न्यायपालिका पर बोझ कम होगा, जिससे अधिक कुशल कानूनी प्रणाली सुनिश्चित होगी। सफलता की वैश्विक कहानियों से प्रेरणा लेना। फ्रांस जैसे देश, दुनिया भर के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है और भारत में भी होना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्षों बाद तो बिल्कुल होना चाहिए। यूसीसी एक आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र का संकेत है, जिसका अर्थ है कि इससे जातिगत धार्मिक राजनीति को रोका जा सकेगा। अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 1834-35 में ही अंग्रेज़ जो है वो भारत के लोगों को मार पीट कर, डरा धमका कर यूसीसी को लागू कर देते, तो भारत दो राष्ट्र शायद नहीं बन पाता। ये जो सांप्रदायिक स्तर पर विभेद पैदा होता है अलग अलग चीज़ों को लेकर, नेता लोग जो हवा देकर मुद्दा बनाते हैं, वो सब के सब समाप्त हो जाते कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन नहीं लागू किया गया। यूसीसी के विरोध में तर्क। अब देखिए, पक्ष में जब मैंने तर्क बताया था आपको लग रहा होगा मास्टर केवल पक्ष की बातें कर रहा है, तो अब विपक्ष में हम बात करेंगे तो लगेगा कि इसको लागू करना ही नहीं चाहिए, तो बहुत बेहद घटिया चीज़ है। कैसे भाई? अल्पसंख्यकों का अधिकार का खतरा। भारत और बाकी दुनिया के देशों में यही तो अंतर है कि भारत दुनिया भर के जितने संप्रदाय, जितने धर्म हैं, जितने माइनॉरिटी हैं, उन सभी का घर रहा है हमेशा से। और अगर वो अपने घर में अपने नियम कानून कायदों को सही से परस्यू नहीं कर पाएंगे तो कहाँ करेंगे? फ्रांस और भारत की धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। फ्रांस में सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है और किसी भी धर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता है, जबकि भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या है? भारत की धर्मनिरपेक्षता में है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों से समान दूरी भी रखते हैं, सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, और कभी सामाजिक जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए हम धर्म में हस्तक्षेप भी करते हैं, जिसका उदाहरण है सती प्रथा पर रोक, जिसका उदाहरण है ट्रिपल तलाक पर रोक। ये क्या है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। जिसका उदाहरण हो सकता है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ये मैं बता रहा हूँ कि फ्रांस और भारत के धर्मनिरपेक्षता में कुछ तो अंतर है। यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा गया था कि पश्चिम का धर्मनिरपेक्ष भारत के धर्मनिरपेक्ष से कैसे अलग है। यूपीएससी मेंस का सवाल है, जाकर देखिए, एक दिन और मैंने डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? उससे पहले देखिए यहाँ पर लिखा, आलोचकों का तर्क है कि एकल संहिता लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हो सकती है, जिससे अलगाव व हास्य की स्थिति की भावना पैदा हो सकती है। आप ऐसे ही किसी के अंदर से उसके धार्मिक रीति रिवाज, उसके धार्मिक कानूनों को अलग नहीं कर सकते हैं। और आज अगर धार्मिक कानून लागू है देश में, मान लीजिए मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और पारसियों के लिए भी कुछ कानून हो सकता है, और भी अलग अलग समुदाय के अलग अलग कानून हो सकता है, तो उससे किसी को क्या दिक्कत हो रहा है? कौन सा ऐसा देश में इमरजेंसी कंडीशन हो गया है कि इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए? आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए कौन सा आपने ऐसा इमरजेंसी का कंडीशन देखा है? क्या महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण वाकई नहीं हो रहा है क्या देश में?
तो क्यों इसको लागू करना चाहिए भाई? राजनीतिक मुद्दा के अलावा क्या है इसमें? विपक्ष में पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। न्यायिक बैकलॉग। भारत पहले से ही न्यायिक मामलों के महत्वपूर्ण बैकलॉग का सामना कर रहा है। यूसीसी को लागू करने से स्थिति और खराब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भारी क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर केस का बोझ बढ़ जाएगा। गोवा में यूसीसी को लेकर जटिलताएं। अपने पास अनुभव है गोवा का। गोवा में यूसीसी कार्यान्वयन की वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की। हालांकि जमीनी हकीकत राज्य के यूसीसी के भीतर जटिलताओं और कानूनी बहुलता को उजागर करती हैं। गोवा का जो यूसीसी है वो क्या है? भेदभावपूर्ण है पूरा का पूरा। इसमें हिंदुओं को एक विशिष्ट प्रकार के बहुविवाह की अनुमति देता है। मुसलमानों हेतु शरीयत अधिनियम का विस्तार नहीं करता है। पुर्तगाली और शास्त्रीय कानून पर आधारित है। कौन सा? गोवा का यूसीसी। इसका विपक्ष में पॉइंट क्या हो सकता है भाई? कि हम इन कानूनों को नहीं लागू करेंगे, हम भारतीय यूसीसी क्रिएट करेंगे, भारत वाला यूसीसी जिसमें सभी को समान संहिता देंगे हम, है ना। इसके अतिरिक्त कैथोलिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कैथोलिक ईसाइयों में अलग संप्रदाय होता है, जैसे विवाह पंजीकरण से छूट, कैथोलिक पादरियों के विवाह को विघटित करने की शक्ति। यह भारतीय व्यक्तिगत कानून की जटिलता को उजागर करता है। जहां तक कि उस राज्य में जो यूसीसी लागू करने के लिए जाना जाता है, उस राज्य में भी यूसीसी सही से लागू नहीं किया गया है, वहां पर भी भेदभावपूर्ण चीज़ों को देखा जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो बनाया है वो रंजना प्रकाश देसाई की समिति बहुत ही चर्चित जस्टिस रही हैं वो, है ना। और उनको माना जाता है कि भाई वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं झुकी हुई हैं। तो उन्होंने तैयार किया। तो उम्मीद किया जा रहा है ऐसा कि यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हो रहा है वो भेदभावपूर्ण नहीं होगा। ठीक है। भारत में यूसीसी की दिशा में कब कब प्रयास हुआ है, ध्यानपूर्वक इसको थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। विशेष विवाह अधिनियम 1954। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को धार्मिक रीति रिवाज से बाहर विवाह करने की अनुमति है। मैंने आपको क्या बताया था एक दिन कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, या ईसाई या हिंदू, कोई भी अंतर धार्मिक विवाह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर किस विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जाता है? तो 1954 अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जाता है। ये कब हुआ? जब हमने देखा कि कुछ विवाह ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से बाहर जाके हो रहे हैं, मुस्लिम धर्म से बाहर जाके हो रहे हैं, तो बिना धार्मिक रीति रिवाज के अगर आपको विवाह संपन्न करना है तो इस अधिनियम के तहत कर सकते हैं। यूसीसी की आवश्यकता की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। साहबानो केस 1985, सारला मुदगल 1995, पाउले कॉन्टिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा 2019 का केस है। ये 3 केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है भाई, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं बोला है, राम जी श्याम जी मोहन जी इन लोगों ने नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि यूसीसी लागू करो। गुहार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट की, यूसीसी लागू करो। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपना अपना तर्क जरूर दीजिएगा। आपके अपने तर्क बिल्ड होने चाहिए, समझकर चीज़ों को, फैक्ट को समझकर और देश की स्थिति को समझकर। क्या आपको लगता है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए? आपसे ही अगर पूछ ले, इंटरव्यू में ही पूछ ले, तो आप क्या जवाब दोगे? सोचिएगा जरा। यूसीसी से विधि आयोग तक का रुख। भारतीय विधि आयोग 2018, इसमें कहा गया कि यूसीसी स्तर पर न तो आवश्यक है न ही वांछनीय है, क्योंकि ये राष्ट्र की सद्भावना के लिए प्रतिकूल होगा। मोदी जी की सरकार में 2018 में गठित लॉ कमीशन ने बोला यूसीसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। इसने यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार संशोधन द्वारा किया जाना चाहिए, न कि प्रतिस्थापन द्वारा। हाल ही भारत के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी के संबंध में सामान्य जनता के साथ साथ मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय सुझाव लेने का निर्णय लिया है। 22वां लॉ कमीशन का भी रिपोर्ट नहीं आया है। वो कोशिश कर रही है इस कमीशन के रिपोर्ट में देखिए क्या आता है, लेकिन इस कमीशन ने धार्मिक संगठन, देश के सभी धर्मों के संगठन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, और सामान्य जनता, सभी से राय मांगा है कि क्या करना चाहिए। यूसीसी को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं देश में, जिसको हम लोग बाद में देख लेंगे। राजनीतिक जड़ता है, देश में सांप्रदायिकता, चीज़ें बढ़ सकती हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए देख, राजनीतिक जड़ता हो गया, जागरूकता का भाव है, शिक्षा का भाव है, बस यही है इसमें। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यूसीसी को मैंने अच्छे से कवर करवा दिया है, बहुत अच्छे से करवाया है। पक्ष विपक्ष के मुद्दों को ध्यान रखिएगा, अपना थॉट प्रोसेस जरूर दीजिएगा कि इसको लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक पीठ का मतलब होता है ऐसा पीठ जो किसी विशेष पर्पज से गठित किया जाता है, और 5 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। सामान्य तौर पर 5 या उससे ज़्यादा सदस्य इसमें होते हैं। संवैधानिक पीठ जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं उसी पर फैसला लेता है। तो संवैधानिक पीठ ने बहुत ही रियलिस्टिक कमेंट किया है। इससे पहले भी कमेंट किया था कि भाई देश में आरक्षण जो है, ये मुद्दा हमेशा इस चीज़ को एक ही पक्ष बैठ कर क्यों देखते हो आप, सोशल जस्टिस ये वो सो। ठीक है,
सोशल जस्टिस के नाम पर कुछ भी तो नहीं हो सकता है। मैं आरक्षण ऐसा उससे पहले पहला थोड़ा सा डिस्क्लेमर, मुझे आरक्षण नहीं मिलता है, मैं कोई भी आरक्षण में नहीं आता हूँ, EWS जनरल, EWS SC ST OBC किसी में नहीं, ठीक है। मैं बस आपको पढ़ा रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष बताऊँगा, आँख कान नाक खोलकर सुनिएगा। दिमाग में अगर पहले से कोई पेज पर लिखा रहता है पेज पर, तो उस पेज पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, तो कोरा पेज दिमाग में रखकर सुनिएगा तो ही समझ में आपको आएगा। अगर आपको ये मिलता है तो मुझे पता है आप 100% इसका समर्थन ही करेंगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे पता है 100% आप इसका विरोध ही करेंगे। तार्किक चीज़ों को थोड़ा सा जगह दीजिए अपने अंदर और समझिएगा चीज़ों को। इशू क्या है, इशू आपसे पूछेगा तो वहाँ पर अगर आपने पक्ष विपक्ष में अपना विचारधारा लिख के आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलता है। इसलिए ध्यानपूर्वक, बिना भेदभाव के, बिना किस कैटेगरी से आते किस कैटेगरी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को और तार्किक चीज़ों को समझ लीजिएगा। ओके, देखिए क्या है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ दीज सब कास्ट हैव डन बेटर एंड गोन फॉरवर्ड। रिजर्वेशन लाने का मुख्य मुद्दा क्या था? संविधान जब स्थापित किया गया था तो रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया था ना, कि कुछ ऐसे कास्ट हैं भारत में जो सदियों से, कुछ ऐसी जातियां हैं भारत में जो सदियों से दबाई गई हैं, शोषित रही हैं, उनको हमें ऊपर उठाना है। और अगर 75 वर्षों में कुछ जातियां ऊपर उठ गई हैं तो क्यों ना उनको कास्ट रिजर्वेशन लिस्ट से बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह पर जो बाकी जातियां हैं उनको वो रिजर्वेशन एलोकेट कर दिया जाए। इसमें इन्होंने बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने बोला कोई IAS IPS बन जाता है या कोई बड़े जॉब में आ जाता है जो अच्छा खासा समृद्ध परिवार है, शहरी भाग में रहता है, उसके बाल बच्चों को क्यों मिलना चाहिए जब उसने कभी जीवन में भी शोषण का सामना नहीं किया। उसको इस आधार पर उसके पहले की 100 वर्ष पहले की पीढ़ी जो है शोषित थी, इस आधार पर उसको आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। इन्होंने ये भी बोला है जिस प्रकार से OBC को सब कैटेगराइज किया गया कुछ राज्यों के द्वारा OBC EBC के तहत, उसी प्रकार से SC को भी सब कैटेगराइज क्यों नहीं किया जा रहा है, अलग अलग इसमें क्यों नहीं बांटा जा रहा है। क्यों ना इसमें कुछ ऐसी जातियां जो बहुत ही ज़्यादा आरक्षण की नीड है उनको, जो गांव में रहने वाले बिल्कुल ही पिछड़ी जातियां हैं जिनको आरक्षण क्या है ये पता तक नहीं है, क्यों ना उनको हम ज़्यादा आरक्षण दें। और जो समृद्ध वर्ग हैं, जो अमीर वर्ग हैं, उनको हम क्यों ना इसमें से हटा दें, उसी सब कैटेगरी के अंदर। हो क्या रहा है, कल तक जो शोषित था वो आज अपनी ही जाति का शोषक बनता जा रहा है। किस प्रकार से भाई, कोई बच्चा जो शहर में रह रहा है, मान लीजिए 80 कैटेगरी का है, शहर में रहा है जीवन भर, बहुत अच्छे शानदार स्कूल में गया है, शानदार कोचिंग कर रहा है, उसके बच्चे के बीच में, और आप जो गांव में रह रहे हैं, आपने ना स्कूल अच्छा देखा है, ना कॉलेज अच्छा देखा है, ना नौकरी अच्छी, आपके परिवार की आय अच्छी नहीं है, आप दोनों को एक ही तराजू पर मैं तौलूंगा। ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस का उल्लंघन हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि उसको जो बचपन से सुविधाएं मिली हैं वो आपको नहीं मिला है, और आपके और उसका समान मैं तुलना करूँगा तो ये क्या होगा, ये रिजर्वेशन का जो मूल वैल्यू था, जिसमें था कि जनरल और सामान्य वर्ग और SC वर्ग OBC वर्ग के हम एक तराजू पर रखकर तौल नहीं सकते हैं, वही तो यहाँ पर कास्ट के अंदर भी होना चाहिए कि एक तराजू पर रखकर एक ही कास्ट के समृद्ध परिवार को और एक ही कास्ट के गरीब परिवारों को नहीं तौला जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके कुछ उदाहरण वगैरह भी मैं डिटेल में समझाता हूँ कि कौन सा राज्य, पंजाब का कुछ केस है, उन सभी चीज़ों को समझते हैं। चलिए देख, ध्यानपूर्वक अंत तक सुनते चलिएगा, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके पश्चात अपने राय बनाइएगा। पहले सुन लीजिएगा। आप ही में से जो गरीब तबके गांव में रह रहे होंगे, SC वगैरह, जिनको कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्कूल अच्छे नहीं जा पाते, उन्हीं के पक्ष में बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। या OBC बच्चे जो वाकई बहुत पिछड़े हैं, जिनको वाकई रिजर्वेशन चाहिए, उन्हीं के पक्ष की बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ में शामिल जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि इन्हें आरक्षण सूची से निकाला क्यों नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ उपजातियों ने बेहतर किया है और संपन्नता बढ़ी है, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए, सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। एक राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में एक जाति होती है मीना, ये ST में आते हैं। ट्राइब किस में आते हैं? ST में। यकीन मानिए ये जनरल से भी ज़्यादा समृद्ध वर्ग है। जो शहर में रहने वाले मीना वर्ग होते हैं, इनके पास जितनी अच्छी गाड़ी, जितने अच्छे बंगले होते हैं, राजस्थान के जयपुर शहर में चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। UPSC फाइनल रिजल्ट निकालिए, UPSC फाइनल रिजल्ट निकालिए, उसमें देखिए कि मीना सरनेम, बस मीना शब्द सर्च कर लीजिएगा, आपको कम से कम ऑन एन एवरेज 40 मीना पर ईयर निकलते हैं ट्राइब्स में, जबकि ये समृद्ध परिवार से होते हैं। मैं जनरली कह रहा हूँ, सामान्य तौर पर इसका एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। एक बिहार का भी कोई ट्राइब निकाल लीजिए, या झारखंड का या उड़ीसा का ट्राइब निकाल लीजिए, इस मीना ट्राइब के लोगों को और बिहार के इस ट्राइब के लोगों को एक तराजू पर रख के तौलने पर आपको क्या लगता है, ये सामाजिक जस्टिस का उदाहरण उल्लंघन नहीं है?
ये अन्याय नहीं है। किनके साथ अन्याय है? एसटीओं के साथ ही अन्याय है, जो बिहार, यूपी या पिछड़े हुए ट्राइबल प्रदेश के एसटी हैं, जिन्होंने जंगल से निकल कर किताबों को बड़ी मुश्किल से हाथ में लिया है। उनके लिए 100 रुपये का किताब खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है, वाकई होता है। बीड़ी के पत्ते बेचकर अपना घर चलाते हैं उनको, और ये फॉर्च्यूनर में घूमने वाली इस ट्राइब को एक साथ रखकर तौलिए। ये सोशल जस्टिस है? आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइएगा, है ना? तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी भी पक्ष में नहीं बैठा, आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। जस्टिस नाथ ने कहा कि संपन्न उपजातियां आरक्षण के दायरे से बाहर निकलकर उन उपजातियों के लिए अधिक जगह बना सकती है जो अधिक हाशिए और बेहद पिछड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी वही चीज़ बोला है। उन्होंने कहा कि बाकी उपजातियां जो अभी पिछड़ी हुई उन्हें आरक्षण दिया जाए। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवर ने कहा कि एक शख्स IAS और IPS बन जाता है, उसके बच्चे गांव में रहने वाले उनके समूह के तहत तरह असुविधाओं का सामना नहीं करते, फिर भी उनके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण मिलता रहेगा। ये कैसे? बताइए मुझे, ये चीज़ सही है या गलत है? तार्किक ढंग से सोचिएगा, जातिगत चीज़ों को दिमाग से निकाल कर सोचिएगा। कोई आपका आरक्षण नहीं छीन रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो सब कुछ है ही, बस आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है कि हर चीज़ में जब सुधार हो रहा है तो इसमें चीज़ में क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? उन्होंने कहा कि संसद को तय करना है कि ताकतवर और प्रभावी समूह का आरक्षण सूची से बाहर निकालना चाहिए या नहीं, ये संसद को तय करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट मायने रखता है। आप ही पंजाब का मैं उदाहरण दूंगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने संकेत दिया कि आरक्षण की अवधारणा में इससे कुछ भी नहीं निहित हो सकता है। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से अग्रणी जातियों को बाहर किया गया था, लेकिन ये संविधान की अनुमति से हुआ था, क्योंकि राष्ट्र औपचारिक समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता में विश्वास रखता था। जो रियल इक्वालिटी होती है उसमें विश्वास रखता था। इसी के तहत आरक्षण की चीज़ों को लाया गया था। तार्किक विभेद को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण लाया गया था कि एक बच्चे को 4 रोटी और उसके पिता को भी 4 रोटी, ये समानता नहीं होती है। बच्चे को जितनी भूख है उतना उसको रोटी, और उसके पिता को जितनी भूख है उतना उसको रोटी, ये समानता होती है। ठीक है, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने मौखिक रूप से कहा, राष्ट्र औपचारिक समानता नहीं बल्कि वास्तविक समानता में विश्वास। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या राज्य अनुसूचित SC के श्रेणी में उपजाति को पहचान कर सकता है जो अधिक आरक्षण के लायक हैं। SC में भी, जैसे बिहार में OBC को कैटेगराइज किया गया है, EBC में कैटेगराइज किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि OBC में भी कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको विशेष रूप से आरक्षण की आवश्यकता होती है, उनको EBC में रखा गया था। सोशल जस्टिस का उदाहरण यही तो होता है। SC में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो समृद्ध हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो समृद्ध हैं, जो नौकरी में हैं अरसे से, उनके बाल बच्चे बड़े बड़े शहरों में रहकर कोचिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूलें हैं उनके पास, सालों से रहकर तैयारी करते हैं, और फिर भी वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। गांव के उन बच्चों से उनको समान रूप करके देखा जाता है जो कभी जीवन में अपने गांव से भी सही से बाहर निकल कर कहीं पर पढ़ लिख नहीं पाए, सही एजुकेशन नहीं मिला, सही कोचिंग तो दूर की बात है। ठीक है, अगला देखिए पंजाब सरकार ने क्या तर्क दिया। पंजाब सरकार ने इस पर जिरह कहते हुए कहा कि राज्य SC सूची में उपजातियों को पहचान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए अधिक आरक्षण दे सकते हैं, क्योंकि हाशिए पर मौजूद पहली जातियों से भी बहुत पिछड़े हैं। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया, अगर समुदाय सामान्य और पिछड़े वर्ग में बांटे जा सकते हैं तो ऐसा पिछड़े समुदाय में भी किया जा सकता है। दरअसल पंजाब को लेकर ही वहाँ पर केस चल रहा है, जिससे पंजाब गवर्नमेंट ने तर्क दिया था कि हम तो अपने यहाँ पर SC का सब कैटेगराइज करने जा रहे हैं और करके रहेंगे, है ना। राज्य ने तर्क दिया, अगर सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी जातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति है तो ऐसी अनुसूचित जाति जनजातियों में करने की भी अनुमति हो सकती है। पंजाब अपने कानून पंजाब अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण कानून 2006 के वैध होने का बचाव सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है। 2006 में उसने कर दिया था, SC का सब कैटेगराइज को मान्यता दे दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने। इस कानून ने वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदाय, ये सिख समुदाय जाति प्रथा के विरोध में गुरु नानक जी ने बनाया था। हिंदू धर्म में कुछ खामियां थी, उसको विरोध स्वरूप उन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। और उस सिख धर्म की देखिए विडंबना कि उसमें भी जातिगत आधारों पर भेदभाव होता है ना। तो वाल्मीकि समुदाय, मजहबी सिख समुदाय को आरक्षण की प्राथमिकता दी गई थी। SC वर्ग का आधा आरक्षण पहले इन दो समूहों को दिया गया है, किनको जो SC में भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए SC हैं उनको दिया गया था। कहाँ पर? पंजाब में।
साल 2010 में राज्य का हाईकोर्ट ने इन प्रावधानों को खत्म कर दिया और उसने ईवी चिन्नाई केस में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को इसका आधार बताया था और इसी का आधार पर खत्म कर दिया। उस फैसले में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 341 के मुताबिक एससी सूची में किसी समूह में को केवल राष्ट्रपति ही शामिल कर सकते हैं। एक बार यूपीएससी ने मेंस से सवाल पूछा कि अनुसूचित को अनुसूचित क्यों कहा जाता है, अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति क्यों कही जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी एक अनुसूची तैयार करते हैं एससी का और एसटी का, जिसके आधार पर तय होता है कि कौन एससी है और कौन एसटी है। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ अनुसूचित क्यों कहा जाता है। तो अभी अनुसूची में कौन जोड़ सकते हैं, तो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय ही जोड़ सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं और किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान पीठ ने घोषित किया कि एससी 100 जातीय समूह है, उपजातियां बांटना समानता का अधिकार का उल्लंघन है। गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि 2006 के कानून उपजातियां बांटना समानता का उल्लंघन नहीं बल्कि समानता की सहायकता के रूप में है। एससी वर्ग में सबका राइट करना, पंजाब गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने क्या बोला कि समानता को उल्लंघन नहीं है, हम तो समानता को और अच्छे से लागू करने जा रहे हैं। ये पूरा फैसला मैंने आपको पूरा विवाद समझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट को लेकर विवाद चल रहा है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है या जहाँ पर भी पूछा जाए तो वहाँ पर तर्क जरूर दीजिएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कमेंट किया था, जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू किया गया है, क्यों न एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए। क्रीमी लेयर में सरकारी नौकरी, आय, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उस प्रकार से एससी में भी लागू कर दो, है ना। तो ये चर्चा पहले से चली आ रही, इस केस को समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला मुद्दा देखिए, अगला न्यूज़ जो है बड़ा ही सुखद न्यूज़ है, कैंसर के पेशेंट के लिए बड़ा ही सुखद न्यूज़ है। ये जो है बीके गुप्ता जी, ये कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन CAR-T ये सेल थेरेपी होता है। गला में थोड़ा सा मौसम के कारण से बड़ी दिक्कत होती है मुझे, तो ये CAR-T थेरेपी जो है, इसके कारण से ये बीके गुप्ता जी हैं, इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2022 में फेल हो गया था, लेकिन CAR-T थेरेपी टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ पर है, मुंबई में है। इसने इनके ऊपर में CAR-T थेरेपी को आजमाया, जिसके पश्चात ये अब कैंसर फ्री घोषित हो गए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार होगा, पूरे देश भर में कितने सारे कैंसर पेशेंट हैं जिनको इससे मदद मिल सकेगा। अब ये थेरेपी, आपसे पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि CAR-T हाल ही में चर्चा में रहा शब्द क्या है, किससे संबंधित है, और चूंकि सामान्य लोगों के जनजीवन को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाले थेरेपी है, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों का आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। देखिए क्या है ये क्या करता है, पेशेंट के जो जेनेटिक्स होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CAR-T सेल थेरेपी ए पायनियर ट्रीटमेंट दैट जेनेटिकली रीप्रोग्राम ए पेशेंट इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर से मुकाबला करने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको तैयार करता है CAR-T थेरेपी के तहत। इसमें बाहर से कुछ नहीं किया जाता है, इसमें बाहर से कोई दवाई देकर कैंसर को नहीं मारा जाता, इसमें बल्कि शरीर के इम्यून सिस्टम बहुत ही बेहतरीन होता है। मानव का इम्यून सिस्टम, उसी को इतना मजबूत बना दो कि वो खुद ही शरीर के भीतर से क्या करे, तो कैंसर से लड़ जाए और कैंसर को ख़त्म कर दे। यही है CAR-T थेरेपी। सामान्य भाषा में इतना ही समझ कर चलिएगा, आपसे पीटी में ही पूछेगा, मेंस में इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बाकी जितना मैंने आपको समझाया उसको ध्यान रखिएगा। जेनेटिकली रीप्रोग्राम, जीन में कहीं ना कहीं बदलाव करके आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत बनाता है, जिससे शरीर खुद ही इस कैंसर से लड़के शरीर को क्या करता है, बचा लेता है। सोचिए जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट विफल हो गया था, उस व्यक्ति की क्या हालत रही होगी, और वो आज काम करने लायक दिख रहे हैं। बीके गुप्ता जी वो किस प्रकार से दिख रहे हैं, किसके कारण से दिख रहे हैं, तो CAR-T थेरेपी के कारण से, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पहली बार इसको कॉमर्शियली अप्रूव भी कर दिया गया और यूज भी वहीं पर किया गया सक्सेसफुली। ओके, तो इस टर्मिनोलॉजी को और इस थेरेपी को जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ में चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़ है जिसमें बोला गया है एक महोदय के द्वारा कि भाई रेवेन्यू सेक्रेटरी है, इन्होंने बोला है कि अगले साल तक हमारा जो टैक्स GDP रेशियो है, अब ये क्या बोला है भाई, टैक्स टू GDP रेशियो, आपके देश के GDP में देश के लोगों का टैक्स का कितना बड़ा हिस्सा है, इसी को टैक्स टू GDP रेशियो कहा जाता है। सामान्य तौर पर जो विकसित देश होते हैं उनमें टैक्स टू GDP रेशियो शानदार होता है। जो विकासशील भारत जैसे देश हैं उनमें टैक्स टू GDP रेशियो सामान्य तौर पर कम होता है।
टैक्स टू जीडीपी रेशियो का तात्पर्य होता है आपके जीडीपी में लोगों द्वारा दिए गए कर का कितना परसेंट हिस्सा है। अब इन्होंने बोला है कि अगले साल तक हम हाईएस्ट 11.7% पर पहुंच जाएंगे टैक्स टू जीडीपी में। तो अभी वर्तमान में कितना है भाई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11.7% टू 11.6% दिस ईयर एंड 11.2% 2022-23 में। 2022-23 में 11.2% था, 11.6% अभी माना जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में, और 25-26 में ऐसा माना जा रहा है कि 11.7% पर पहुंच जाएगा। टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा होना हर देश के लिए अच्छा होता है, ये कई बार आपके पीटी में भी पूछा जा सकता है। 11.6% को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, टैक्स बढ़ने से क्या होता है भाई, टैक्स बढ़ने से देश के राजस्व पर सरकार को अपनी तरफ से वित्तीय चीज़ों को अरेंज नहीं करना पड़ेगा। जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसी से सरकार काफ़ी सारे निर्माण के काम और योजनाओं को चला सकती है। भारत सरकार को देश चलाने के लिए, योजनाओं को लाने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा कहाँ से आएगा भाई, तो टैक्स कलेक्शन से आएगा। जो प्राचीन एक हिस्टोरियन है उसने बोला था कि टैक्स कलेक्शन सूर्य के भांति होना चाहिए। जैसे सूरज क्या करता है, जल ले लेता है एक जगह तालाब से, नदी से, समुद्र से, और उस जल को वितरित कहाँ पर कर देता है, वर्षा के रूप में, तो समुद्र भूमि पर वितरित कर देता है। जिससे क्या होता है, टैक्स हमने कमाने वाले वर्ग से लिया, अमीर वर्गों से लिया, और जनता के कल्याण के लिए जब हम उस पैसे का वितरण करते हैं तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस को भी बढ़ावा मिलता है। इससे समानता को बढ़ावा मिलता है, देश में संसाधनों का समान वितरण हो पाता है। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने का बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला है जागरूकता, दूसरा है भारत सरकार को टैक्सेशन के नियम, रूल, कायदों को ट्रांसपेरेंट और अच्छा बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार को कम करना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ने से भी कई सारे लोग टैक्स देने के प्रति उदासीन हो जाते हैं और टैक्स देने में कटौती करते हैं। इसके साथ साथ ब्लैक मनी जैसी चीज़ों को कम करना चाहिए, देश में 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लागू करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ होती है इसको लागू करने के पीछे इच्छा शक्ति। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमीर वर्गों को छूट देकर केवल मध्यम क्लास से आप टैक्स को वसूलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक लुभावन वादों को नहीं लागू करना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। ये कुछ बेसिक मुद्दों को ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को ध्यान रखिए 11.6% को। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है आपका दल बदल से संबंधित, जिसमें बोला गया है कि अजीत पवार का जो गुट है उसको रियल एनसीपी मान लिया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, जो शरद पवार जी की पार्टी थी, उस पार्टी को तोड़कर अजीत पवार जो उनके भतीजे थे वो बीजेपी में आ गए थे, और बीजेपी के साथ समर्थन करके उन्होंने सरकार बना ली थी। महाअघाड़ी जो गवर्नमेंट था कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जिसमें शिवसेना को भी तोड़ दिया गया था। अजीत पवार भी आ गए, उसके पश्चात से शिवसेना, रियल शिवसेना शिंदे गुट को घोषित कर दिया गया। अब रियल क्या एनसीपी किसको घोषित किया गया है, अजीत पवार के दल को। किस आधार पर ये घोषित किया जाता है इसको जरा हम लोग देखेंगे दल बदल के कानून में, उसके पश्चात आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जिसको भी हम लोग देख लेते, फिर हम लोग पीडीएफ पर चलेंगे तो एक साथ ही कवर कर लेंगे। देखिए क्या है ये न्यूज़। ये न्यूज़ है कि भाई इजराइल हमास वॉर के कारण भारत का और कौन सा प्रोजेक्ट अटका पड़ा था, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो G20 बैठक नई दिल्ली में घोषित किया गया था, वो अटका पड़ा हुआ है। और इस घोषणा के पश्चात से एक महीने के बाद ही इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, जिसके पश्चात पूरा मिडिल ईस्ट जो है परेशान है युद्ध संघर्ष से। अब उसमें कोई भी बड़े काम नहीं किए जा सकते हैं अभी तक। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है जिसका सालाना बैठक होता है रायसीना डायलॉग के नाम से। तो रायसीना डायलॉग का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। उसी में कहाँ के, तो ग्रीक के जो स्टेट प्रमुख वो भारत आने वाले हैं रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में रायसीना डायलॉग दुनिया के प्रतिष्ठित डायलॉग में स्थापित हो रहा है, जहाँ पर देश विदेश दुनिया भर के मुद्दों को डिस्कस किया जाता है और दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब इस रायसीना डायलॉग में आने वाले हैं, तो उसी को लेकर चर्चा गर्म हो गया है कि भाई सारे जो डिप्लोमेट हैं मिडिल ईस्ट के वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और बातचीत होगा कि IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही। तो हम लोग दो न्यूज़ को कवर करेंगे, दल बदल और एक IMEC को कवर करेंगे शॉर्ट में। ओके, देखिए दल बदल कानून मुझे पता है, इससे पहले भी मैंने करवाया था। बार बार कुछ टॉपिक को कवर करते रहना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे फैक्ट आपके पीटी में भी पूछा जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों को दंडित करने के लिए संसद के द्वारा खुद ही पारित किया गया था। ये मैंने बताया भी था आपको कि ये हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी को दिखाता है, जिसमें संसद सदस्यों ने अपने ही ऊपर डिसिप्लिन को ला देने के लिए अपने ही के द्वारा खुद से ही एक कानून का निर्माण किया था। ठीक है, विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में से संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा। कब जोड़ा? 1985 में। इस ईस्वी को भी ध्यान में रखिएगा, कई बार यही पूछ लिया जाता है
ओके। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के रूप में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको शामिल किया गया। 52 संशोधन, ये भी ध्यान रखिएगा। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान निर्धारित करता है। 1967 के आम चुनाव के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधायकों द्वारा कई राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी, जिसके पश्चात इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। आया राम गया राम का मैंने किस्सा भी सुनाया था आपको। ये आया राम गया राम ये विधायक का नाम था भाई। वो एक दिन में करीब में 7 से 8 पार्टी को बदला था उन्होंने। उसके पश्चात इस पर बातचीत होने लगी कि भाई आया राम गया राम नहीं चलेगा, हमें इसको बनाना चाहिए। हालांकि यह संसद विधायकों को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने विलय की अनुमति देता है। साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों का समर्थन उन्हें स्वीकार करने के राजनीतिक दलों को दंडित नहीं किया जाता है। जैसे कोई आदमी कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है तो इस विधायक को तो दंडित किया जाएगा, लेकिन बीजेपी को दंडित नहीं किया जाएगा कि आपके यहाँ पर क्यों आ रहा है। या सेम इसको बीजेपी से कांग्रेस में भी कर सकते हैं। अगर कांग्रेस में जा रहा है तो कांग्रेस को दंडित नहीं किया जाएगा। आपने क्या प्रलोभन दिया है कि वो आपके यहाँ पर आ रहा है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कुछ खामियां इसकी। 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्य द्वारा दल बदल को विलय माना जाता था। बाद में इसे परिवर्तन किया गया। 1/3 को 2/3 कर दिया गया। 91 संविधान संशोधन नियम 2003 के द्वारा इसे बदलाव कर दिया गया। अब कानून की नज़र वैधता के लिए किसी पार्टी को कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय करने के पक्ष में अनिवार्य होना चाहिए। एकमात्र जो चीज़ मुझे इसमें आपको समझाना था वो यही था। इसी के आधार पर एनसीपी को रियल एनसीपी का मान्यता दे दिया गया है। पूरा का पूरा 2/3 सदस्यों ने ही क्या किया, एनसीपी को तोड़कर अलग हो गए और शरद पवार जी अकेले पड़ गए बेचारे। और अजीत पवार ने पूरा पार्टी हाईजैक करके क्या बना दिया, उसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दर्जा ले लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा कैसे संभव हो पाया है। तो ये इसी के द्वारा संभव हो पाया है कि 2/3 सदस्य जो थे वो अलग हो गए। उन्होंने बोला कि यही हमारी पार्टी है और उसको मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है। किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह भी और नाम सब कुछ एलोकेट कर दिया गया है। किसके आधार पर? तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर, सदस्यों के बहुमत के आधार पर सबसे मुख्य फैसला ये लिया गया है। ओके। कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से उसी सदन की एक सीट के लिए चुनाव लड़ सकता है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय सदन के सभापति अध्यक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा का अधीन है। न्यायिक समीक्षा का अधीन मतलब किसी सदन के पीठाधीश अधिकारी यानी कि लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर ने कोई फैसला लिया दल बदल पर, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। दल बदल का आधार स्वैच्छिक त्याग हो सकता है, निर्देशों का उल्लंघन हो सकता है और व्हिप की उल्लंघन जिसको कहा जाता है। जैसे पार्टी ने बोला आपको कि आप किसी जो मुद्दा लाया गया, अधिनियम लाया गया, उसके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन आपने विपक्ष में वोट कर दिया तो आप पर दल बदल लग सकता है, क्योंकि व्हिप जारी होना बोलते हैं इसको। निर्वाचित सदस्य, यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी उस पर दल बदल लग सकता है। मनोनीत सदस्य, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उस पर भी दल बदल का कानून लग सकता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके। अगला न्यूज़ है आपका नीतीश डिवाइस। इसको कवर करते हैं कि क्या है ये। उसके पश्चात 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं आज के, जिसको मैं कल कवर कर दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन कवर मैं ज़रूर करूँगा कल। ओके। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया। किसने? बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट का जो अथॉरिटी है उसने नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। नीतीश का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यही पूछ लेगा आपसे बीपीएससी। ठीक है। एक अभिनव लॉकेट पॉडेट आकार की तकनीक है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए विकल्पित है। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित लाइटनिंग, बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर को लक्षित करती है। एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके यहाँ पर जो त्वरित गिरने वाला है उसके बारे में या बाढ़ के बारे में, ग्रीष्म लहर, शीत लहर के बारे में आपको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। यह पहल आकाशीय बिजली गिरने, फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाली किसानों की मौत को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसमें जीवन बचाने में डिवाइस की भूमिका पर जोर दिया गया है। और ये डिवाइस क्या करेगा? आपातकाल की स्थिति अगर आपके आस पड़ोस से बनने वाला है, जैसे मान लीजिए कोई फ्लैश फ्लड की संभावना है, शीत लहर की संभावना है, ग्रीष्म लहर की संभावना बहुत तेज़ है, या लाइटनिंग की जो आकाशीय बिजली गिरती है उसकी संभावना बहुत है, तो उस समय यह डिवाइस आपको क्या करेगा? सचेत करेगा, आपको इंडिकेट करेगा। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। मैं इस डिवाइस को दिखाऊंगा अभी आपको। यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से संबद्ध है, जो वास्तविक समय, रियल टाइम और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। एक छोटा सा डिवाइस है जो अलर्ट सुनिश्चित करता है।
पेंटेड शरीर की ऊष्मा से चार्ज होगा। पेंडेंट होगा। पेंडेंट जानते हैं ना, ये शरीर के आपके हीट से चार्ज होगा ये, है ना। यह डिवाइस 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा। सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता, और इस प्रकार से क्या करेगा, आपको सचेत करेगा। पेंडेंट के आकार का होगा ये, पेंडेंट के आकार का होगा। एक छोटा सा डिवाइस था, ये रहा, यही है वो डिवाइस, पेंडेंट के आकार का होगा ये। और ये क्या है, आईआईटी पटना के सहयोग से नीतीश डिवाइस इसका नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार एसडीएमए की स्थापना 2007 में संसद द्वारा पारित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए समग्र सक्रिय बहु आपदा प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करने, एक सुरक्षित तथा आपदा प्रतिरोधी बिहार का निर्माण करने के लिए इसका किया गया था। तो इस नीतीश डिवाइस को जरूर ध्यान रखिएगा, पर्पस जरूर ध्यान रखिएगा, और इसके कुछ कार्यों को भी ध्यान रखिएगा। इसको चार्ज करने के लिए आपके शरीर का हीट चाहिए होगा, पेंडेंट के आकार का होगा, ये अलर्ट जारी करेगा आपदा के समय। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आज के कुछ टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। सोच और समझ डेवलप करने पर ध्यान दीजिएगा, न कि राजनीति और पक्ष विपक्ष की चीज़ों पर। सोच समझ डेवलप कीजिए, खुद के पॉइंट बनाना शुरू कीजिए। थोड़ा सा सोचिए किसी मुद्दे को, क्या इसमें पक्ष में पॉइंट हो सकते हैं, क्या विपक्ष में हो सकते हैं, सोचिए बैठकर, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।